Good evening, dear children. Today I brought a new topic of contemporary Central Asia, and earlier we had studied European Union. It is an organization of European countries, and second organization was ASEAN, and now we are learning most important economy of the world is Chinese. अब चाइनीज़ कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है कि जो आपने ना सुना हो, सभी चाइना के बारे में जानते हैं. तो चाइना एज अ मेजर पावर, और चाइना मेजर पावर कैसे है? चाइना इज़ वन ऑफ द 3 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. चाइना जो पूरे वर्ल्ड में 3 मेजर सेंटर्स हैं पावर के, उनमें से एक चाइना है. और वो कौन कौन से 3 सेंटर्स हैं? जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, और थर्ड वन हमारा हो जाएगा ये चाइना. और चाइना इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, एशिया का पार्ट है. इट्स राइज एज एन इकोनॉमिक पावर हैज़ गिवन इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स. और इसकी इकोनॉमी की पावर, मतलब कि इसके इकोनॉमिक पावर की वजह से ये एक अच्छे से वास्टली इन्फ्लुएंस देता है, ग्रेट इन्फ्लुएंस देता है रीजनल अफेयर्स में. इंडिया जो एशिया के रीजनल अफेयर्स हैं, एशिया के जो अफेयर्स हैं, वहाँ पर ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है. चाइनाज़ पावर इज़ सपोर्टेड बाय लार्ज पॉपुलेशन. अब चाइना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. अगर पॉपुलेशन देखो, हमेशा ज़्यादा पॉपुलेशन होना नुकसानदायक नहीं होता अगर उसे अच्छे से यूज़ किया जाए. अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, सारी जो वो हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन कैपिटल है, वो वर्किंग है, प्रोडक्टिव है, तो ऐसी पॉपुलेशन हमेशा पावरफुल होगी. वास्ट लैंड एरिया, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जो चाइना का जो एरिया है वो काफ़ी वास्ट है. और ये भी इसका एक बेनिफिट हो जाता है कि इसका जो एरिया बहुत बड़ा है, तो ये इसकी इकोनॉमी को भी आगे इन्फ्लुएंस करता है, ग्रेट करता है, मतलब कि इन्फ्लुएंस इकोनॉमी को इन्हेंस करता है. नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं. अगर किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो आगे उसका इंडस्ट्रियल और उसको डेवलपमेंट होने में बहुत हेल्पफुल होता है. इम्पॉर्टेंट रीजनल लोकेशन. अब जो इसकी लोकेशन है ये एक तरह से एशिया में मेन प्लेस में लोकेटेड है. इसकी जो नेबरिंग कंट्री है, इंडिया है, जापान है, और हमने साउथ एशिया के बारे में, आसियान के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पर ये एक मेन रोल प्ले करता है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है चाइना का, हर कंट्री से इसके रिलेशन है. स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अभी भी चाइना, जैसे कि हमने बोला ही है कि चाइना 3rd मेजर इकोनॉमी है वर्ल्ड की. चाइना बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म. अब ये पिक्चर तो आपको दिखाई समझ आ रही होगी. अगर आप सबके पास इकोनॉमिक्स थी लास्ट ईयर, तो ये माओ जेदांग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था चाइना के फ्रीडम के लिए. और मैं बता दूं, जैसे इंडिया भी में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वैसे ही चाइना में भी कॉलोनीज़ थी ब्रिटिशर्स की. और भी बहुत सारे जो वो था, मतलब कि डायनेस्टीज़ भी थी, राजा का शासन भी था. तो उसको फ्री कराने में, वहाँ से फ्री कराने से, मतलब कि फ्री कराने में माओ जेदांग का बहुत बड़ा हाथ था. तो द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टेब्लिश इन 1949 आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लेड बाय द माओ जेदांग. अब जो पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1949 में. और कब हुआ? जब माओ जेदांग ने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन किया था और चाइना को फ्री करवाया था. इनिशियली चाइना फॉलोड द सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और चाइना ने स्टार्टिंग में सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो किया था. चाइना के पास जो चाइना हैड लिमिटेड कनेक्शन विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. चाइना ने अपने कनेक्शन जो थे बाहर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से लिमिटेड रखे, मतलब कि क्लोज रखी. जैसे इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी क्लोज रखी, सेम चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी क्लोज रखी. और इसके मेन ये किस पर डिपेंड था? अपने रिसोर्सेज पर. जो इसके अपने जो घर में जो चाइना की कंट्री में रिसोर्सेज थे, उन पर डिपेंड रहे चाइना वाले. और सोवियत एड एंड एडवाइजेज, और सोवियत की हेल्प पर और उसकी एडवाइस पर. इसीलिए इन्होंने कम्युनिस्ट सिस्टम अडॉप्ट करा. इकोनॉमिक मॉडल. अब चाइना का इकोनॉमिक मॉडल क्या था?
अब जब चाइना ने जब कम्युनिस्ट सिस्टम रखा है तो जितनी भी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उसे कैसे रखा है? स्टेट ओन्ड। चाइना फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज़। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बनी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज मेनली अक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। और जितना भी पैसा लगाया जाता था इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो कहाँ से आएगा? वो मेन उसका जो बेस था वो एग्रीकल्चर था। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चाइना कुड नॉट अफोर्ड परचेज टेक्नोलॉजी एंड गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। बिकॉज इन्होंने एक तो अपनी इकोनॉमी क्लोज रखी हुई थी, तो इनके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, तो ये बाहर से फॉरेन नई टेक्नोलॉजी और गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब इसलिए चाइना ने क्या करा, एक नई अपना उन्होंने सेल्फ डिपेंड बने और चाइना ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी। इसे हम याद रखेंगे कि गुड्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए चाइना ने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। इसमें उन्होंने जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी गुड्स थे, इंडस्ट्रियल गुड्स थे, वो सब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। अचीवमेंट ऑफ अर्ली मॉडल, चाइना बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब चाइना ने क्या करा? फाउंडेशन बना दी। देखिए, क्लोज इकोनॉमी में ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए पूरी फाउंडेशन बना दी। सारे जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे वो चाइना में प्रोड्यूस हो रहे थे। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ा है कि जब ये माओ जेदांग ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी थी कि हर घर में आयरन के वो लगाई थी, इंडस्ट्रीज़ लगाई थी, हर घर में लोग आयरन के प्रोडक्ट बना सकते थे। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। और गवर्नमेंट क्या देगी? एम्प्लॉयमेंट देगी और सोशल वेलफेयर करेगी। अब इसमें क्या क्या आएगा? सोशल वेलफेयर में चाइना ने इससे क्या, चाइनाज मेड प्रोग्रेस इन एजुकेशन। इस वजह से चाइना की बहुत प्रोग्रेस हुई एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में। हॉस्पिटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस्टेब्लिश हुए थे, तो सबकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, जो डेथ रेट थी वो कम हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और इकोनॉमी ग्रू हुई एट अराउंड 5 to 6% एनुअली। So I hope children you have understand the topic nicely. Thank you for watching children, and